Are you thinking of getting a nose job done? Before going for nose surgery, let me break down some potential complications so that you can make an informed decision and with confidence. मेरा नाम डॉक्टर श्रुति मारवा है और मैं फेशियल प्लास्टिक सर्जन हूँ हांडा एस्थेटिक्स एंड प्लास्टिक्स में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राइनोप्लास्टी के कॉमन कॉम्प्लिकेशंस, माइनर और मेजर, और कैसे हम उनके साथ डील करते हैं। तो सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशंस या सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स जो पोस्ट ऑप पीरियड में पेशेंट्स को आती हैं, उसमें सबसे पहले होता है ब्लॉक्ड नोज। जो ब्लॉक्ड नोज है, इट इज नॉट एग्जैक्टली अ कॉम्प्लिकेशन। ये होता है क्योंकि आपकी नाक में सर्जरी की वजह से ब्लड क्लॉट्स या क्रस्ट इकट्ठे हो जाते हैं और पहले 2-3 हफ्ते नाक को ज्यादा ब्लॉक लगती है। उसके लिए हम आपको एडवाइस करते हैं कि आप सलाइन नेजल ड्रॉप्स या सलाइन नेजल स्प्रे कंटिन्यूअसली यूज करें। जो आपकी ड्रॉप्स हैं जो आपकी ब्लीडिंग स्टॉप करती हैं, यानी कि ज़ाइलोमेटाज़ोलिन या ऑक्सीमेटाज़ोलिन ड्रॉप्स, उनको पहले 4-5 दिन से ज़्यादा ना यूज़ करें, क्योंकि उनसे क्रस्टिंग बढ़ जाती है और ब्लॉकेज ज़्यादा फ़ील होती है। जैसे टाइम जाता रहता है, धीरे-धीरे करके ये क्रस्ट्स और क्लॉट्स अपने आप डिज़ॉल्व हो जाते हैं सलाइन ड्रॉप्स के हेल्प से, और इसीलिए आपको ज़्यादा परेशानी नहीं फेस करनी पड़ती। जो हम अवॉइड करने के लिए कहते हैं लोगों को, वो होता है आपको अपनी नोज़ को ब्लो नहीं करना है, फिंगर या कॉटन बड से क्रस्ट्स को अंदर से क्लीन करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि इन सब चीज़ों से जो अंदर सॉफ्ट म्यूकोसा होती है, वो डैमेज हो सकती है और आपके रिजल्ट्स कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं। सेकंड, अगर आपकी ब्लॉक्ड नोज़ किसी सर्जरी के बाद बहुत लंबे टाइम तक चल रही है, जैसे कि 2-3 महीने से ज़्यादा हो गए हैं और ब्लॉक्ड नोज़ ठीक नहीं हो रही, तो ऐसे केसेस में हमें स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स को थोड़ा असेस करना पड़ सकता है। जैसे कि हो सकता है कि इंटरनल नेज़ल वाल्व जो है वो करेक्ट नहीं हुआ, या जो डेविएटेड पार्ट ऑफ सेप्टम था वो पूरा नहीं निकाला गया या निकल नहीं पाया। तो ऐसे केसेस में बेटर है आप अपने सर्जन से एक बार कंसल्ट करें और उसकी क्या ट्रीटमेंट है वो डिस्कस करी जा सकती है। दूसरी जो कॉम्प्लिकेशन होती है जो हम डिस्कस करते हैं पेशेंट से, वो हो सकता है हीलिंग इश्यूज़। अब हीलिंग इश्यूज़ का मतलब है कि हमने आपको बोला कि स्टिचेज़ 5 दिन या 7 दिन में भर जाएँगे, लेकिन ज़्यादा टाइम लग गया, 10-15 दिन लग गए। या यूजुअली जैसे हम समझाते हैं कि स्वेलिंग 50% से कम हो जाती है 1 महीने में, लेकिन 2-3 महीने तक स्वेलिंग चलती रही, या ओवरऑल रिज़ल्ट जल्दी नहीं आया, थोड़ा टाइम लग गया। हीलिंग इश्यूज की मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम होती है डायबिटिक्स में या स्मोकर्स में, जिनमें चांसेस होते हैं कि आपके स्कार्स गंदे बने या फिर खराब बने और आपके जो स्टिचेस हैं वो अच्छे से नीटली हील नहीं हो। इसलिए ये डिस्कशन सर्जन के साथ पहले ही होना चाहिए कि अगर आप स्मोकर हैं या डायबिटिक हैं तो आपकी रिकवरी कैसी रहेगी, और उसको तभी परफॉर्म करना चाहिए जब स्मोकिंग आप कट डाउन कर दें या बिल्कुल स्टॉप कर दें फॉर एटलीस्ट 2 वीक्स बिफोर सर्जरी, और डायबिटिक्स की शुगर कंट्रोल में हो, HbA1c कंट्रोल में हो, तभी आपकी सर्जरी प्लान करी जाए। तीसरी प्रॉब्लम जो हो सकती है, जो कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, वो है इन्फेक्शंस। इन्फेक्शन यूजुअली हम अवॉइड करने के लिए आपको आईवी एंटीबायोटिक्स देते हैं जब हम हमारे पास एडमिटेड रहते हैं, और सर्जरी के बाद भी 5 से 7 दिन तक आपको एंटीबायोटिक्स, ओरल एंटीबायोटिक्स खाने के लिए दी जाती हैं। आपको इन्फेक्शन नहीं हो ये अवॉइड करने के लिए ये ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा ठंडी जगह में नहीं रहना। आपको नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन करके रहना है, ठंडा नहीं पीना, ठंडा नहीं खाना, जिससे आपको खाँसी-ज़ुकाम ना हो और जहाँ पर सर्जरी हुई है, वहाँ पर इन्फेक्शन नहीं हो। लेकिन अगर फिर भी किसी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको मैनेज करने का तरीका होता है। मैनेजमेंट में होता है हाइजीन मेंटेन करके रखना, स्टिच लाइन को क्लीन करना, और हम फिर से आपको एंटीबायोटिक्स पे स्टार्ट करते हैं, जिनको 5 या 7 दिन के लिए आपको लेना होता है। अगर लगता है कि इन्फेक्शन ज़्यादा फैल रहा है और आपके ओरल एंटीबायोटिक्स से मैनेज नहीं हो रहा, तो हम आईवी एंटीबायोटिक्स भी ट्राई कर सकते हैं, जिससे आपका इन्फेक्शन जल्दी कंट्रोल हो जाए और आपके रिजल्ट्स में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो। कुछ ऐसे भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जैसे कि स्कारिंग, जिस केस में पेशेंट को टाइम हो गया होता है सर्जरी कराए, 6 महीने से 1 साल ऑलरेडी हो गया है, लेकिन आप स्कार से खुश नहीं हैं। यूजुअली जो राइनोप्लास्टिक के स्कार्स होते हैं वो एक कट होता है आपके कॉलुमेला पे, और अगर एला किया गया है तो साइड पे कट होता है। तो इनिशियली पहले 4-5 महीने, 6 महीने के लिए स्कार रेड रहता है, वो नॉर्मल रिकवरी होती है किसी भी स्कार की, उसको हम कॉम्प्लिकेशन नहीं मानते, और एडवाइस करते हैं कि वो स्कार को आप नॉर्मल अपने मेकअप से या किसी तरीके से हाइड कर सकते हैं। जैसे धीरे-धीरे स्कार आपका हील हो जाता है और मैच्योर हो जाता है, यानी कि 6 मंथ से 1 ईयर आपका हो चुका है और फिर भी अगर स्कार्स शो कर रहे हैं, तो फिर हो सकता है कि आपके केस में बैड स्कारिंग हुई है। स्कार को मैनेज करने के लिए हम स्कार क्रीम्स जो पहले 6 महीने में दे देते हैं, और लेज़र्स जो भी पहले 6 से 9 महीने में करी जा सकती हैं, वो हम एडवाइस करते हैं।
अगर 1 साल से ज़्यादा हो गया है और आपका स्कार अभी भी आपको बॉदर कर रहा है, तो फिर सर्जिकल माइनर रिविजन जैसे कि स्कार रिविजन वगैरह हम एडवाइस करते हैं, जिससे आपके स्कार को हम फिर से एक पतली लाइन बना दें और वो खराब नहीं दिखे। एक पॉइंट के बाद बैड स्कारिंग आपकी जेनेटिक्स पे भी डिपेंड करती है। 80% अच्छी हीलिंग हो जाए, तो फिर स्कार फेड अवे कर जाता है। लेकिन कई लोग नॉर्मली बैड स्कार फॉर्मर्स होते हैं, यानी जेनेटिकली उनकी बॉडीज़ अच्छे स्कार नहीं बनाती, तो फिर ऐसे केसेस में स्कार का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। एक और कॉम्प्लिकेशन जिसको हम डिस्कस करते हैं स्पेशली राइनोप्लास्टी में, जिसको हम बोलते हैं एसिमेट्री। अब माइनर एसिमेट्री सबके फेसेस में होती है। एक हाफ ऑफ द फेस दूसरे हाफ के ऑफ द फेस की इक्वल बिल्कुल नहीं होता, और वही नोज में भी हम पहले ही डिस्कस करते हैं, जैसे कि हड्डी या आपके नॉस्ट्रल्स की शेप। ये एरियाज हैं जहाँ माइनर एसिमेट्रीज हमेशा रहती हैं, सर्जरी से पहले भी होंगी और सर्जरी के बाद भी रहेंगी। उसके ऊपर हम इतना ड्वेल नहीं करते, क्योंकि हम ओवरऑल शेप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर सर्जरी के बाद आपके 6 महीने कंप्लीट हो गए हैं, 6 महीने के बाद भी आपको लग रहा है कि बहुत मेजर एसिमेट्रीज़ आ गई हैं आपके नोज़ में, जो शायद पहले नहीं थी, या फिर अगर थी भी तो वो करेक्ट नहीं हो पाई, तो हो सकता है कि एसिमेट्री को करेक्ट करने के लिए आपको रिविजन राइनोप्लास्टी रिकमेंड करी जाए। लेकिन रिविजन राइनोप्लास्टी एड्रेस करने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आप फुल 6 मंथ्स मिनिमम, और हो सके तो पूरा 1 साल वेट करें, बिकॉज़ मोस्टली जो एसिमेट्रीज़ होती हैं वो एसिमेट्रिकल स्वेलिंग की वजह से होती हैं। एक पार्ट ऑफ द नोज़ में ज़्यादा सूजन आ गई, दूसरे पार्ट में जल्दी चली गई, या इस तरीके के डिफरेंसेस आ गए। तो जैसे-जैसे टाइम जाता है 90% केसेज़ में वो एसिमेट्रीज़ अपने आप सेटल हो जाती हैं। अगर 1 साल के बाद भी वो एसिमेट्रीज़ आपको बॉदर कर रही हैं, बहुत ऑब्वियस हैं, बहुत मेजर हैं, तो फिर हम रिविजन राइनोप्लास्टी डेफिनिटली कंसीडर करने के लिए बोलते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम जो राइनोप्लास्टी में होती है, जिसके लिए हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, वो होता है डिससैटिस्फैक्शन। यानी कि आपने कहीं और से सर्जरी कराई है, लेकिन आप हैप्पी नहीं हैं अपने रिजल्ट से, और आपको वैसी नाक नहीं मिली जैसे आपने सोचा था। तो डिससैटिस्फैक्शन सर्जरी से पहले ही हम प्रिवेंट करने का सबसे इम्पोर्टेंट तरीका होता है पेशेंट के साथ उसकी एक्सपेक्टेशंस डिस्कस करना। तो सर्जन की ज़रूरत होती है कि वो पेशेंट को समझाएँ कि आपने जो पॉइंट्स अपने डॉक्टर को बताए हैं, वो पॉसिबल हैं या नहीं? अगर पॉसिबल हैं, तो किस हद तक पॉसिबल है और हम उस चीज़ को कितना अचीव कर पाएँगे? अच्छा ये रहेगा कि आप अपने साथ अपने फ़ोन में ऐसे कुछ फ़ोटोग्राफ्स लेके जाइए इंटरनेट से या इंस्टाग्राम से या सोशल मीडिया से, जिसमें हम डॉक्टर को दिखा सकें कि आप कैसा रिज़ल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ताकि हमें समझ आए कि आपका जो रिज़ल्ट की एक्सपेक्टेशन है, वो आपके केस में अचीवेबल है या नहीं, और अगर है, तो हम उसको 100% अचीव कर सकते हैं या नहीं। अगर ये प्रॉपर डिस्कशन और काउंसलिंग और कंसल्टेशन आपके डॉक्टर के साथ पहले ही हो जाता है, तो 99% केसेस में डिससैटिस्फैक्शन अराइज़ नहीं होती है। लेकिन 1% केसेस में, बिकॉज़ इट्स अ सर्जरी, देयर कैन इट कैन ऑलवेज़ हैपन कि सब कुछ डिस्कस करने के बावजूद भी कुछ पर्टिकुलर एरिया है जो आप अनहैप्पी हैं, या आप वो लेवल अचीव नहीं कर पाए या नहीं आ पाया जो आपने सोचा था। तो ऐसे केसेस में डेफिनिटली रिविजन राइनोप्लास्टी हो सकती है। बट किसी भी टाइप की रिविजन राइनोप्लास्टी करने से पहले हमारी रिकमेंडेशन रहती है कि आप पूरा 1 साल वेट करें, ताकि जो भी आपका फाइनल रिजल्ट आना है, जितनी भी स्वेलिंग है, जो भी सेटल होना है, वो कंप्लीटली हो जाए। क्योंकि रिविजन राइनोप्लास्टी इज़ अ ट्रिकी प्रोसीजर, नॉट एवरीबॉडी कैन डू इट। आपको ऐसे ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए जिनके पास रिविजन राइनोप्लास्टीज़ की हिस्ट्री है, जिन्होंने काफ़ी राइनोप्लास्टीज़ करेक्ट करी हैं, बिकॉज़ इट कैन आल्सो रिजल्ट इन सर्टेन कॉम्प्लिकेशंस फर्दर। तो रिविजन राइनोप्लास्टी का डिसीजन अपने सर्जन से या डॉक्टर के साथ बनाइए, मिलके बनाइए, और तभी बनाइए जब आप 100% श्योर हैं कि आपको वो रिज़ल्ट फिर से मिलेगा जिसके लिए आप रिविज़न करा रहे हैं। आफ्टर नोइंग ऑल दीज़ कॉम्प्लिकेशंस, ये जानने के बाद भी कुछ-कुछ कॉम्प्लिकेशंस किसी भी सर्जरी में हो सकती हैं, पर आपको ये याद रखना है कि अगर आप सही डॉक्टर के पास, वेल क्वालिफाइड डॉक्टर के पास, बोर्ड ट्रेन्ड सर्टिफाइड डॉक्टर प्लास्टिक सर्जन के पास जा रहे हैं, अपनी डिस्कशन अच्छे से कंप्लीट कर रहे हैं, हो सके तो मल्टीपल कंसल्टेशंस एंड मल्टीपल काउंसलिंग सेशंस अपने डॉक्टर के साथ ले रहे हैं, तो 99.9% केसेस में ऐसी प्रॉब्लम्स अराइज़ नहीं होती हैं। और मोर इम्पोर्टेंटली ये जानना ज़रूरी है कि अगर कोई प्रॉब्लम किसी भी वजह से आ जाती है, तो योर डॉक्टर, योर सर्जन इज़ सिटिंग राइट हियर, एंड जो भी प्रॉब्लम होगी उसको हम मिलके मैनेज करेंगे, वी विल गो थ्रू दैट प्रोसेस टुगेदर।